तो देखिए, अमेरिका ने लिबरेशन डे पर अनाउंस किया हमें प्लंडर किया गया, हमें लूटा गया, तो हम दूसरे कंट्रीज पर टैरिफ सीमा शुल्क लगाएंगे। और इसके बाद आप जानते हैं ब्लैक मंडे आया, जहां पर स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर के, चाहे निक्केई हो, शेंजेन हो, हमारा निफ्टी हो, सारे एक साथ नीचे जाने लगे। और ये सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला है। अब यहां सवाल यह है कि क्या इससे मंदी आएगी, क्या इससे एक रिसेशन आएगा, या फिर यहां रिसेशन या मंदी नहीं आएगी, ये सिर्फ एक टेम्पररी या अस्थायी फिनोमिना है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मार्केट नीचे जाए उसके बाद, उसके ठीक बाद ऊपर भी उठने लगता है, और मंदी की सिचुएशन हमें मार्केट वाइड अर्थव्यवस्था में नहीं देखने को मिलती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट नीचे गया तो उसके बाद उठने में कहीं ज्यादा सालों लगते हैं, और अर्थव्यवस्था में भी रिप्रेशन या फिर मंदी की सिचुएशन आती है, जैसे कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के समय हुई, राइट। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि चलिए यहां पर शेयर्स तो डाउन हुए, लेकिन मंदी किसे कहते हैं, और मार्केट के टर्म्स में, बाजार के टर्म्स में मंदी किसे कहा जाता है। अगर किसी शेयर की वैल्यू, आपके मार्केट में अलग अलग क्षेत्रों में शेयर है, तो मान लीजिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में शेयर्स अचानक से सरकारी पॉलिसी या किसी और कारण की वजह से कम हुए, राइट, नीचे गए, तो इसे आप मंदी नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर पैन सेक्टर वाइज मार्केट डाउन आता है, जैसे अभी जस्ट 1-2 दिन पहले हुआ, तो ऐसे केस में मार्केट में मंदी आ सकती है। और जब ये गिरावट 20% से भी ज्यादा आपको देखने को मिलती है, तब आप देखते हैं कि यहां पर मंदी की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। और ये मंदी अभी तो अमेरिका के डिसीजन की वजह से आई है, जैसा कि आप समझ रहे हो, लेकिन ऐसे ही मार्केट ऊपर भी उठता है। तो जब ऊपर उठता है मार्केट, तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। एक बैल की तरह, जैसे बैल अपने सिंग ऐसे करके उठाता है, तो वैसे ही मार्केट यहां पर ऊपर जाता है। और जब मार्केट नीचे मंदी में आता है, तो एक बियरिश मार्केट कहा जाता है, जो कि एक भालू की तरह यहां पर नीचे जाता है, राइट। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बाजार में करेक्शंस भी होते हैं। देखिए, जब भी मंदी आती है तो लोगों का पैसा अचानक से शेयर की वैल्यू जीरो होने पर डूब न जाए, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन के समय पे हुआ था। इसकी वजह से यहां पर कुछ करेक्शंस को रखा जाता है। अगर 10% से ज्यादा मार्केट गिरता है तो सडनली ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और मार्केट में करेक्शन लग जाएगा, यानी कि अब और ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि लगातार जो लोग अपने शेयर बेच रहे थे, शेयर नीचे होने की वजह से, प्राइस नीचे होने की वजह से, वो अब नहीं बेच पाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए शेयर यहां पर नीचे जा रहे हैं और मैं घबराहट के मारे यहां पर मैंने जितने भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो बेचे जा रही हूं, और मेरे जैसे और करोड़ों लोग हैं जो अपने शेयर्स बेचे जा रहे हैं। तो अब जब शेयर्स दोबारा यहां पर बार बार बेचे जाएंगे, उसकी वजह से शेयर की जो डिमांड है, मांग है, वो और कम होगी। और डिमांड सप्लाई गेम के हिसाब से, आपूर्ति और मांग के गेम के हिसाब से आपका मार्केट और नीचे जाएगा। इसीलिए जैसे ही 10% डाउन होता है, वैसे ही यहां पर मार्केट में करेक्शन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मार्केट में आपकी ट्रेडिंग ही बंद हो जाए, ठीक है। तो यहां पर इस फिनोमिना को करेक्शन कहते हैं। अभी तक ये इतना देखा नहीं गया है, भारतीय मार्केट में इसकी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है, अभी रिसेंट के सिनेरियो के केस में, लेकिन आगे आने वाले केसेस में यहां पर पड़ सकती है। बाय द वे, मंदी का मार्केट यहां पर आता क्यों है, इसके रीजंस होते हैं अलग अलग। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी या सरकारी नीतियां, जब सरकारें बदलती हैं और यहां पर कोई डिजायर्ड आउटकम ना आए, तब भी मार्केट नीचे होता है। जैसे इलेक्शंस के बाद बहुत बार मार्केट नीचे हो जाता है, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब सरकार यहां टैक्स बढ़ा दे और कॉर्पोरेट्स को लगे कि उनके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं बचा है, तब भी आपके मंदी की सिचुएशन आ सकती है। जब यहां पर ये परसेप्शन हो, ये सोचा जा रहा हो कि शेयर मार्केट कहीं ज्यादा इसकी वैल्यू हो गई है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में शेयर मार्केट का मूल्य एक समय पर $5 ट्रिलियन यहां पर हो चुका था। यानी कि मार्केट में जब आप सारी कंपनी के शेयर जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू आपको $5 ट्रिलियन से ज्यादा दिखाई दे रही थी, जबकि असल में हमारी अर्थव्यवस्था का मूल्य $5 ट्रिलियन हमारा सकल घरेलू उत्पाद अभी तक नहीं है, राइट। एक साल में हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद एक मार्केट में, यहां पर आप अपने डोमेस्टिक, अपने घरेलू मार्केट में एक साल में जितने भी वस्तु व सेवाएं बनाते हैं, उन सबकी जो फाइनल वैल्यू होती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो अगर जीडीपी आपका इतना नहीं है लेकिन मार्केट इतना ज्यादा बढ़ गया, तो लोगों में ये परसेप्शन जाएगा, लोग ये समझेंगे कि इनके प्राइसेस कुछ ज्यादा ही बढ़े। ऐसे केस में भी उसके बाद आप देखेंगे कि एक गिरावट देखने को मिलेगी। भारत में भी गिरावट देखने को मिली है। अगर निवेशकों को लगता है कि उनके समर्थन में यहां पर सरकार पॉलिसीज नहीं बना रही है, तब भी यहां पर निवेशक धीरे धीरे उन कंपनीज के शेयर से बाहर होते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कारण यहां पर स्टॉक के गिरने की वजह से हो सकते हैं।
और यही मंदी की जो सिचुएशन होती है ये आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कैसे करती है? मंदी आ गई, मार्केट की वैल्यू कम हो रही है, कंपनीज अपनी वैल्यू लूज करती जा रही है। कंपनी अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए कि हाँ जी हमें उतना ही मुनाफा मिलता रहे, कंपनी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, यानी कि कंपनी लोगों को नौकरियों से निकालेगी, और ये जो निकाले हुए लोग हैं ये फिर नई गुड्स को डिमांड नहीं कर पाएंगे मार्केट में, और जब ये लोग नए गुड्स को मार्केट में डिमांड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड कम होने की वजह से जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो भी यहाँ पर कम होगी। जब लोग गुड्स को कम डिमांड करेंगे तो कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले यहाँ पर उन वस्तुओं को बनाएंगे कम, और जब वस्तुओं को बनाएंगे कम तो दोबारा लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। तो मंदी की वजह से यहाँ पर एक विशियस साइकिल हमें बनता हुआ दिखाई देता है। मंदी की वजह से पहले कुछ लोग नौकरी से निकाले गए, अब ये लोग अपना घर चलाने के लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स को और गैर जरूरी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जब ये अपनी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ये मांग कम करेंगे तो मार्केट में सिग्नल जाएगा कि चीजें कम बनाओ, क्योंकि रिसेशन है, चीजें बिकेंगी नहीं, और जब ऐसा होगा तो सप्लाई या फिर आपूर्ति को कम किया जाएगा और फैक्ट्रीज में विनिर्माण कम किया जाएगा, और विनिर्माण जब कम किया जाएगा तो उससे दोबारा काफी सारे लोगों को नौकरियों से निकाला जा सकता है, राइट। और इसे कहते हैं आप विशियस साइकिल। और इससे बचने के लिए, जैसा कि अमेरिका के फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीन्स ने यहाँ पर सुझाव दिया था, आपको इससे बचने के लिए क्या करना है? मार्केट को दोबारा रिवाइव करने के लिए आपको एक बूस्ट प्रदान करना है, आपको आर्थिक तौर पर यहाँ पर मदद देनी पड़ेगी, राइट। तो जेम कीन्स का यहाँ पर जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से आपको लोगों को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी। अब इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ कैसे। देखिए, अभी भारत सरकार ने इस साल के बजट में क्या किया, 12 लाख तक की जितनी भी आपकी आय है वो सारी आयकर से छूटी हुई है, इनकम टैक्स में उसे रिलैक्सेशन दिया गया है, और इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और है। इसका मतलब अगर आप 12,75,000 तक एक साल में कमा रहे हैं तो आपको सरकार को कर देने की जरूरत नहीं है। मदद मिलेगी, है ना। आपकी जो फैक्ट्रीज है वो सोचेंगे कि ज्यादा चीजें बनाते हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं चीजें, तो अच्छा पैसा मिलेगा, और इससे फिर नए लोगों को यहां नौकरियों पर रखा जाएगा। यानी कि अर्थव्यवस्था एक विशियस साइकिल से हटकर एक वर्चुअस साइकिल में, एक अच्छे साइकिल में, एक सकारात्मक साइकिल में, एक पॉजिटिव साइकिल में यहां पर पहुंच जाएगी। इसलिए मंदी से निपटने के लिए कहा जाता है कि आप वित्तीय सहायता दीजिए, थोड़ी बहुत सब्सिडी दीजिए, थोड़े कर हटाइए, लोगों को थोड़ी रिलैक्सेशन दीजिए, लोगों को थोड़ी रियायत दीजिए। और ये अमेरिका ने किया था 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद। हर बार जब मंदी आती है तो ऐसा कुछ किया जाता है। जापान में जब मंदी आई तो यहाँ हेलीकॉप्टर मनी दिया गया, यानी कि 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन दिए गए लोगों की मांग को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसा ही कुछ भारत सरकार भी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी इस साल जो जीडीपी का आंकड़ा है वो आप आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखो तो थोड़ा कम है, राइट। लेकिन इस पॉलिसी के भी नुकसान हो सकते हैं। तो मंदी वाला जो मार्केट होता है ये आप देखेंगे कि ये अनकॉमन नहीं है। मंदी तो मार्केट में उतार चढ़ाव होती रहती है, लेकिन अगर परमानेंट तरीके से रिसेशन आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वहां बहुत बार ये जो अभी हमने पॉलिसी डिस्कस की ये भी काम नहीं आती। मान लीजिए सरकार आपके टैक्स घटा रही है और बोल रही है कि इतने पैसे का खर्चा करो, और लोग यहाँ पर वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, लोग वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैं मार्केट में प्याज खरीदने जाती हूँ, मैं मार्केट में मेरे जैसे 50 कस्टमर और प्याज की मांग कर रहे हैं, लेकिन तब भी प्याज का मूल्य सस्ता ही नहीं होके दे रहा। क्यों? क्योंकि पीछे से बहुत सारे अड़हतियाज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने प्याज की आपूर्ति को अपने पास स्टोर करके रखा है। इनको पता है कि आज प्याज की मांग अच्छी है, अभी प्याज ऑफलोड कर देंगे मार्केट में तो प्याज बिक जाएगा, लेकिन उतने अच्छे रेट पर नहीं बिकेगा। तो ये धीरे धीरे अपनी जो आपूर्ति है इसको मार्केट में छोड़ते हैं, और इससे एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, एक कृत्रिम आपकी मुद्रास्फीति को विकसित होने देते हैं, ताकि लोगों को परेशान किया जा सके। हर एक प्याज का किलो जो मार्केट में बिक रहा है उसे ज्यादा महंगा बेचा जा सके। ये भारतीय मार्केट में देखा जाता है, फलों में भी, सब्जियों में भी। लेकिन अब ऐसा इसका जरूरी मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही कारण हो आपके यहाँ पर इस टाइप के सिचुएशन के बने रहने का। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कच्चे तेल का दुनिया भर में प्राइस बढ़ना,
कच्चे तेल का प्राइस बढ़ेगा तो इससे परिवहन का जो मूल्य है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मूल्य है वो बढ़ेगा। इससे जो भी चीज आपके पास ट्रांसपोर्ट होकर परिवहन होकर आएगी, सारी चीजें परिवहन से ही आती हैं आपके पास, वो चीजों का दाम आपके लिए महंगा पड़ जाएगा, राइट। तो जरूरी नहीं है कि यहां अगर सरकार कर घटाएगी तो लोगों को फायदा ही फायदा होगा। ये भारतीय मार्केट में भी देखा गया है, सरकार आरबीआई अपनी तरफ से कदम उठाती है, लेकिन वो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज यहां ग्राउंड लेवल पर ट्रांसलेट नहीं हो पाती है। लोग तब भी यहां पर चीजों को नहीं अपने हिसाब से अपने डिमांड को सेटिस्फाई कर पाते, क्योंकि और बहुत सारे कारण हैं। आपूर्ति की तरफ सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी ग्रोथ को और कितनी जल्दी हम मंदी से बाहर निकल पाते हैं उसको डिसाइड करते हैं। तो क्या अभी मंदी आ गई? नहीं, अभी मंदी नहीं आई है, लेकिन अगर आए तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे यहां पर मार्केट काम कर सकता है। कुछ ऐसा ही रिसेशन 2008 के आसपास फाइनेंशियल डिप्रेशन आया था। हुआ क्या? अमेरिका में लेहमान एंड ब्रदर्स जैसी जो बैंकिंग फर्म्स हैं ये कोलैप्स हो गई। अब इन्होंने लोगों को सस्ते रेट पर अननेसेसरी बिना जबरदस्ती के लोन दे रखे थे। अब ये हाउसिंग लोन्स, यहां पर ये पूरा मार्केट क्रैश हुआ, और जब ये मार्केट पूरा क्रैश हुआ तब आपकी बहुत सारी बैंकें जिन्होंने लोगों को दे रखे थे जो कि असल में एनपीए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, तो ये सारी की सारी जो बैंकें थी जिन्होंने यहां पर फालतू के हाउसिंग लोन दे रखे थे बिना मतलब के, जहां से पैसा आना नहीं था, ये सारी बैंकें कोलैप्स हो गई। लेहमान एंड ब्रदर्स कोलैप्स हुआ, इसके साथ और बहुत सारी बैंकें कोलैप्स हो गई, पूरा एक बबल बन गया। अब अमेरिका में निवेशक पैसे को तरस रहा है, तो इस निवेशक ने जहां यूरोप और भारत के मार्केट में पैसा लगा रखा है, वहां से ये अमेरिका का निवेशक अब पैसे बुला रहा है, मेरे पैसे वापस दो, मुझे जरूरत है। यहां मार्केट कोलैप्स हो गया है, राइट। और इसकी वजह से बाहर से फिर पैसे मंगाए जा रहे हैं, तो भारत और यूरोप के मार्केट में फिर पैसे कम हो रहे हैं, और इस तरीके से दुनिया भर में पूरा प्रभाव पड़ता है। तो ये देखने को मिलता है अमेरिका में जब भी मार्केट में कुछ हलचल होती है तो पूरी दुनिया भर में प्रभाव पड़ता है। ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से भी दुनिया भर में मार्केट डाउन जा रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है। आगे इस बात पर निर्भर करेगा ट्रंप क्या करते हैं, आखिर कितना टैरिफ लगाते हैं, 9 अप्रैल पर निर्भर करेगा आखिर कि आखिर चीजें कैसे क्या होती हैं। तो 9 और 10 अप्रैल यानी कि आज और कल का जो दिन निकला है ये हमारे लिए इस हिसाब से देखने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी ये आपके लिए सवाल है मंदी के ऊपर कि मंदी का बाजार, इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। इनमें से कौन कौन से आपको कथन सही लगता है? क्या मंदी का बाजार तब होता है जब शेयर सूचकांक अपने पिछले शिखर स्तर से कम 20% नीचे गिर जाए? क्या मंदी का बाजार और बाजार करेक्शन एक ही होते हैं, दोनों में समान गिरावट होती है? क्या मंदी का बाजार तब आता है जब निवेशक स्टॉक्स बेचने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं? मंदी का बाजार हमेशा आर्थिक मंदी के बाद ही आता है और सकल घरेलू उत्पाद में 2 तिमाहियों में लगातार गिरावट के रूप में परिभाषित होता है। ठीक है, तो सारे आपका जितना भी आपको दिखाया गया कंटेंट उसी में से है। बताइएगा जरूर कि आपको आंसर लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।